अस्सलाम वालेकुम, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद एक और सुबह। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। क्या हाल है हुमायूं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? हलीमा जुल्फिकार। क्या हाल है आपके? कैसी हो? मच लव, सच वाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं इतना हंस क्यों रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हुमायूं ने जो है वो हमारे स्पोर्टिंग स्टाफ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन लोगों में से एक बच्चे को कहा कि गाड़ी में जो है मेरे जूते परे हैं। वो मुझे जूते उठा के रिपीटेडली हुमायूं ने कहा गाड़ी में मेरे जूते परे हैं, वो जूते उठा के मुझे ला दो। अब वो बेचारा जो है वो एक बैग ले आया जो हुमायूं का जिम बैग था, और बिल्कुल लास्ट मिनट्स रह गए थे, तो हुमायूं ने कहा कि फल्ला पहले तो उसको कहा कि सांस ऐसे, ये पहले नहीं पता है मेरे पैर में ना एक्चुअली निकला हुआ है कॉर्न, वॉट कहते हैं उसे, वॉट भी कहते हैं। तो मुझे बहुत दर्द है, तो मैं जूता नहीं पहन सकता। मैं सिर्फ शौक के लिए आपके लिए जूता पहनता हूं, वैसे मैं स्लिपर्स पहन रहा हूं आजकल। स्लिपर्स जो है वो ज्यादातर मेरे जॉगर्स पहने हुए थे। अब मैं बता रही हूँ स्टोरी, मैं स्टोरी बता रही हूँ। तो फिर हुमायूं ने मुझसे मशवरा किया कि क्या करूँ, तो मैंने कहा चलो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अब जॉगर्स हैं जिम वाले तो वो पहन लो। तो वो हुमायूं ने पहना, तो उसको भी हम थोड़ा एंजॉय किया कि हुमायूं बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे किसी ट्रैक सूट पे जॉगिंग ट्रैक पे भी जाने लगे। तो खैर वो जो है वो हुमायूं थोड़ी देर पहन के जो खड़े रहे, और उसके बाद बिल्कुल लास्ट मेरे ख्याल से 15 सेकंड्स की कॉल आ गई थी, तो वो जूते जो है लेके आया बच्चा। नहीं तुम सही सुनाती हो। देखो वो आया, वो बच्चा यूं आ रहा है, मेरे को खुदा के लिए तेज आओ, तो तेज फिर ये हुआ है, मेरे को यार थोड़ा सा तेज हो जाओ। अच्छा खैर वो आ गया जूते लेके, फिर हुमायूं ने जूते रखे, फिर हुमायूं जॉगर्स उतार के लिटरली फेंके हैं कि ये कोई कैच कर ले और इनको फ्रेम से जो है वो बाहर ले जाए। फिर थोड़ी देर बाद हुमायूं को याद आया कि जूतों के अंदर अलग से सॉक्स पड़ी हैं। अच्छा, मैं जुराबे ना सोफे के नीचे छुपाने लगा था, फिर मेरे को ये तो कैमरे में नजर आते सोफे के नीचे, मैंने जुराबे फेंकी, मेरे कुछ नजर ना आ जाए। मैं कितनी जल्दी मैंने पहन ली है। बट वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कभी कभी ऐसा होता है अक्सर शादियों पे कि आप जल्दी सब कुछ कर रहे होते हैं कि बस सब कुछ जल्दी हो जाए। और आई रिमेंबर देयर वाज अ दुल्हन एंड शी डिड, बेचारी ने ब्लंडर कर दिया था, उसने एक चीज ऐसी पहन ली थी। What happened is that her inner was there and she forgot to take out that inner. So the entire शादी she was wearing that inner. It was visible. So बेचारी का मुझे हमें बड़ा अफसोस हुआ था। बेचारी बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी सिटीज़ के हवाले से है कि हम जिन शहरों में रहते हैं वहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन जो है, जिसे हम इतनी पॉल्यूशन अब समझते भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह से हमारे यहाँ ज़ैनब के यहाँ वॉइस पोल्यूशन भी कहा जाता है। वॉइस पोल्यूशन भी कहा जाता है। ज़ैनब थोड़े दिन पहले ये टर्म जो है वो इस्तेमाल की थी। वॉइस पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन के बीच में हम रह रहे हैं, उससे हमारी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, क्योंकि हार्ट जो है वो आपका बहुत मुतासर होता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। 33% कहते हैं कि रिस्क ऑफ हार्ट अटैक जो है वो ज़्यादा हो जाता है उन शहरों में जहाँ नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा हलीमा, अब कहते ये है कि WHO के मुताबिक 55 डेसिबल 50 to 55 डेसिबल्स आपके लिए नॉर्मल है। इससे ज़्यादा आप आवाज़ सुनते हैं तो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन कराची जैसे शहर पे आपको, और लाहौर जैसे शहर में, लाहौर में तकरीबन 75 डेसिबल्स है और कराची में 90 डेसिबल्स है। यानी कि इट्स बियॉन्ड योर लिमिट कि आप जो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे कि आपने देखा होगा एक रूम में स्मेल आ रही होती है, आप बैठे होते हैं, आपको नहीं आती, लेकिन जो बाहर से बंदा आता है वो कहता है ओह माय गॉड दिस रूम इज स्मेलिंग अ लॉट। वो इसलिए होता है क्योंकि आप इतने इम्यून हो जाते हैं उस चीज़ के लिए कि आपने उसको अडेप्ट कर लिया होता है। इसी तरह कराची के लोगों ने उसके शोर को अडेप्ट कर लिया है। अब इससे मॉरली क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे घर में, अब मैं इसको बहुत, मैंने कहा था इसको मैं और एंगल दूंगा। जब घर में शोर शराबा होता है, घर में आवाज़ ऊंची होती है, घर में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, और ऐसा होता है क्योटिक सा इन्वायरमेंट होता है बहुत सारे घरों में, उसके बच्चे अगर आप देखें तो उनकी आवाज़ भी नॉर्मल डेसिबल से ज़्यादा होती है, और वो लोग स्ट्रेस में रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उन्हें पता होता है कि देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग, कुछ हो जाएगा। जैसे मेरी वालदा को इतनी आदत थी कि वो कह रही थी कि मैं रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं हो सकती, because Rawalpindi is very different from that of Islamabad. Islamabad is very quiet. My mother likes the noise of rickshaws and radio and all. उसके साथ अब इम्यून हो चुकी हैं, वो उसके साथ जेलिन हो चुकी हैं, उनको वो चीज़ जो है वो डिफरेंट नहीं लगती। मुझे याद है हमारे बचपन में जो हमारे कज़न्स थे जो कि बन्नी में रहा करते थे मेरी नानी के घर पे, वो हमेशा जब भी हमारे घर आते थे तो वो ये कंपैरिजन करते थे और वो कहते थे कि जी हम जब आपके घर में उठते हैं तो यहाँ पे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही होती है, और जब हम वहाँ पे उठते हैं तो वहाँ पे रिक्शों की आवाज़ आ रही होती है।
होती है, तो वो उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल काइंड ऑफ अब जैसे अब हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम मरीज आते हैं तो इट्स अ वेरी क्वाइट प्लेस, तो बड़ा खामोशी होती है। लेकिन कभी कभार जब रात को बहुत खामोशी होती है तो मेरी अम्मा डर जाती है। मेरी माँ कहती है मुझे दोपहर तक मरी अच्छा लगता है, उसके बाद मुझे ख्वाफ आना शुरू होता है, इतनी खामोशी हो जाती है कि आपको डर लगना शुरू हो जाता है। हम वापस आएंगे, ज़ैनब से भी इसके बारे में इनपुट लेंगे। इस आवाज़ और इस शोर से क्या कभी कभी आपके अंदर की आवाज़ भी बंद हो जाती है? इसके बारे में एक दूसरा एंगल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, वापस आते कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सो। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको एक और सब में कहेंगे खुश आमदीद। जल्दी से ज़ैनब की तरफ जाएंगे क्योंकि ज़ैनब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप ज़ैनब? बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों ज़ैनब बहुत ही सादा से कपड़े आपने पहने हुए हैं, लेकिन कुछ खास बात है इन कपड़ों में। अब ये क्या खास बात है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अब ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि ज़ैनब ने पहने इसलिए ये खास है या इनमें क्या है। ये इसके बुल्ले भी तो अच्छे लग रहे हैं। हाँ, इसमें ये खास बात है कि ये जो है ना, जिनसे सिलवाई करवाई है ना अम्मी ने, वो उन्होंने बहुत अच्छा सी के जो है ये सूट दिया है और ये परवीन बाजी ने बनाया है और इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी लगी है। मुझे लगता है कि वो बड़ी अच्छी स्टिच हुई हुई है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मे भी हो सकता है स्टिच मतलब इस तरह मतलब बाकी ऐसे होते हैं जिनकी स्टिचिंग इतनी अच्छी होती है कि वो अच्छे लगने लग जाते हैं। अच्छा, मैं ये ब्रेक के दौरान आपसे इनके रेट्स वगैरह भी मालूम ये मैं परवीन बाजी से पूछ के आपको बता दूंगी। हाँ जी। आप एक ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ पे आप बहुत खामोशी है। यू वर इन अ प्लेस वेयर देयर वाज नॉइज, राइट? पर अब आप वहाँ मूव कर गए जहाँ पर बहुत मुकम्मल सन्नाटा भी हो जाता होता है कभी कभी। कितना फ़र्क पड़ता है ऐसी जगह पे जाने का? क्या वो जो सुकून का सांस है जिसे हम कहते हैं कि यार कहीं पे शोर ना मिले, वो हर वक्त अच्छा लगता है? अच्छा, जिधर अब मैं शिफ्ट हुई हूँ, जब हम नए नए यहाँ पे आए थे पिछले साल, तो हम 7 बजे हमारा ये होता था कि हम सोने वाले हो जाते थे, बहुत खामोशी थी। अब ये है कि घर बहुत बनने लग गए हैं तो उस तरह खामोशी नहीं रही, लेकिन ये है कि हमें वो भी खामोशी बहुत पसंद आती है। अभी भी मुझे बहुत सुकून आता है और हमारे घर में जब कोई रहने आता है ना तो वो बहुत सुकून की नींद सोते हैं। सुबह उठ के कहते हैं हमें इतनी मज़े की नींद आई है क्योंकि शोर ही नहीं है। तो ये है कि मुझे बहुत पसंद है अपना एरिया इस वजह से कि खामोशी बहुत है, क्योंकि हम जिस एरिया में पहले थे वो मेन डबल रोड पे हमारा घर था। इस बात को इस तरह आपने जो मेहमान वाली बात की है ना, अगर आप ज़ैनब आपको खामोशी की आदत हो और आप लोग कम अफराद हो घर के, तो आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उनके बच्चे अगर हो और वो शोर कर रहे हो तो आप कहते हैं ये चिक चिक कब खत्म होगी, कैसे, when this going to stop? कुछ घर ऐसे होते हैं जिनको बच्चों की आदत है। या मुझे ये लगता है कि उन घरों में अगर मेहमान कम आते हैं ना तो उनको ये ज़्यादा फील होता है। अगर जैसे हफ्ते में 1-2 दफ़ा मेहमान आ रहे हैं और बच्चों वाले मेहमान, तो फिर वो आदी होते हैं। लेकिन नहीं, मुझे नहीं याद है क्योंकि शुरू से मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ ससुराल के बाद। मैंने एक सवाल आप दोनों से पूछता था, मुझे बड़ा दिल था, कल से मैं सोच रहा था आज पूछ लूं। मुझे बताओ सुबह सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है तुम्हें? लाइक अगर इट विल बी अ गुड मॉर्निंग, फॉर इंस्टेंस जैसे मैं छुट्टी वाले दिन उठता हूँ तो अ गुड गर्म चाय की प्याली ऑन माई विंडो साइड, आई वुड लव दैट। मुझे बड़ा मजा आता है। व्हाट डू यू डू? बहुत अच्छी लगती है कि कोई और बना के दे। अगर आपको ये सोच हो कि अभी आपने उठ के खुद से नाश्ता बनाना तो आप कहते थोड़ी देर और लेट जाते हैं उठने के। पर क्या चीज, अगर कोई भी कुछ समथिंग व्हिच इज गोइंग टू चेंज योर मूड, एक सुबह एक चीज, ग्लास पानी भी हो सकता है, रोटी भी। आई गेस किसी से बात, मुझे कम्युनिकेशन, ब्रेकफास्ट टेबल पे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। सही। हाँ। अच्छा, मुझे ये अच्छा लगता है कि जिस खिड़की से बहुत धूप आ रही होती है उस खिड़की की सबसे पहले विंडो खोलना और उस जगह पे बैठना, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही होती है। सुबह सुबह मैं चाय पीने की मुखातिब आपके साथ नहीं, तो मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। आपसे बात मेरे घर वाले 2 घंटे बाद उठते हैं मेरे उठने से, तो मैं वो उठते हैं तो घर की सफाई भी हुई होती है। अच्छा, आई थिंक द बेस्ट नाश्ता भी तैयार होता है, सारी चीजें। पता नहीं आप लोगों की कभी नजर ठहरी और नजर ठहर के ना आप जो सुकून लेते रहे यूं करके देखते रहते किसी चीज को। ये सुबह मैं 15-20 मिनट सबके बगैर कर लेती हूँ। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारी बहुत सारी प्यारी, मैं पूछूंगा, सब्र कर जाओ, आपको तो आग लग गई है। हमारी बहुत प्यारी सी मेहमान है, उनसे सवाल से पूछेंगे कि ये जो चीजें होती है जो आपको काम करती है, क्या ये पर्सनैलिटी ट्रेट बताती है? तुम आज क्या बनाने वाली, मुझे पता। आज हम सब्जी बना रहे हैं और सब्जी के साथ हम चिकन बनाएंगे और लौकी चिकन हम आज बनाएंगे।
जबरदस्त। Chicken is good। ये जो सब्जी से शुरुआत तो अच्छा, इसको जो है वो घिया भी कहते हैं। हाँ, घिया भी इस सब्जी को डिफरेंट घिया डिफरेंट पे घिया गोल होता है, ये थोड़ा हाँ लंबा और गोल। ये लंबे वाला है, ये लंबे वाला सब मरी वाला कद्दू। हाँ, इट्स सब मरी वाला कद्दू। अच्छा, लेकिन ये जो है कहते हैं इसकी बहुत ज्यादा अफादियत भी है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट सब्जी जो है वो ये थी, तो इसको जरूर खाना चाहिए जब भी इसका मौसम आए। चलो से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए। ब्रेक के बाद वापस आएगी, कहीं बच जाएगा, देखते रहिए कौन सा मरी वाला कद्दू। वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक एक बार फिर से आप लोगों को जो है वो खुश आमदीद कहते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं शोर के हवाले से कि शोर जो है वो कितना आपको इफ़ेक्ट करता है आपकी मेंटल हेल्थ को। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हुमायूं। साइकोलॉजी के हवाले से जब भी हम बात करते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम एक सम आप बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर चलें, लेकिन आज हम एक स्पेसिफिक चीज़ के हवाले से बात करने वाले हैं जो कि है रिलेशनशिप्स। रिश्तों के हवाले से आपकी एक प्रिवेसी होनी चाहिए, आपकी एक बाउंड्रीज होनी चाहिए, चाहे आपका रिश्ता किसी से कितना भी ज़्यादा क्लोजनेस का है, बेशक माँ बच्चे का है या मियाँ बीवी का है या बाप बच्चे का है, लेकिन हर रिश्ते में जब एक बाउंड्री होती है तो वो रिश्ता बहुत बेहतरीन किस्म का चलता है, अदरवाइज जो है वो मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हमारे साथ इसी हवाले से बहुत ही ऐसी खातून मौजूद है जिनका बहुत एक्सपर्टीज़ है। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नॉट जस्ट दैट, शी इज़ अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट। आज उनसे रिलेशनशिप के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछेंगे जो शायद बहुत गुत्थियाँ हैं जो शायद सुलझी नहीं है अभी तक, और उन शायद उनको सुलझाएंगे। आज आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर समरा सालिक से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। भागती अच्छी बात है, दूर हूँ थोड़ी सी। क्या हाल? बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। समरा, पहले तो जो है वो हम लोग अपना जो हमारा आज का टॉपिक है उसके हवाले से सवाल पूछेंगे। आपका ब्रॉटअप जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में ही हुआ या किसी और शहर में हुआ, या कौन सी जगह थी ऐसी, हाँ, कि कौन सी जगह थी जहाँ आप रहती थी? बहुत सारे लोग जो है वो अंदरून पिंडी में रहते थे, तो जाहिर है उन्होंने उस शोर को जो है वो कंज्यूम किया है और उसको एक्सपीरियंस किया है। जो लोग थोड़े से साइड पे रहते थे वो उस वक्त पिंडी जो है वो इतना स्टेब्लिश नहीं था, तो उन्होंने उस चीज़ को इतना एक्सपीरियंस नहीं किया। तो व्हाट अबाउट योर childhood? So, I was raised in Islamabad and I have lived in Islamabad. So throughout Islamabad में रही और बहुत खामोशी में रही। Although अगर घर के अंदर के पोल्यूशन की बात करें तो हम घर में माशाल्लाह हम 6 बहन भाई हैं माशाल्लाह, and a joint family system, so there was a lot of you had a noise inside your house. But अगर हम environment की बात करें तो बहुत ही peaceful, बहुत ही calm. Who was the loudest in your house? That's a good question. Can't say. That's a good question. Who was the loudest? क्योंकि I think the youngest, जो भी youngest कैटेगरी में चल रहा होता था ना, वो घर की रौनक भी था और शोर भी था। सबसे ज्यादा शोर जो है सबसे छोटे। आप हलीमा, what about you? आपके घर में सबसे ज्यादा लाउड कौन था, शोर कौन? फला, ये मुकाबला जो है वो बहुत सख्त है मेरे ख्याल से। एक और अम्मा अब्बा इसमें इंक्लूड होते हैं? मेरे अम्मा अब्बा बिल्कुल लाउड नहीं है। मेरे अम्मा अब्बा बहुत धीमे मिजाज के हैं, बहुत आराम से बात करते हैं, बहुत आहिस्ता बोलते हैं, और मोहम्मद जो है वो भी बहुत आहिस्ता बोलता है। लेकिन अगर उसके अलावा आप हम चारों का मुकाबला कराएं तो 4 फर्स्ट पोजीशंस आपको निकालनी पड़ेंगी क्योंकि हम चारों बहुत ऊंचा और बहुत ज़्यादा मतलब लाउड और क्लियर और अपनी बात सुनवाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये हमारा मसला है। अच्छा। आपके घर में तो यू आर द ओनली मछली। मेरे घर में शायद ये खिताब मुझे जाता है कि आई एम वेरी लाउड। आई एम वेरी लाउड, मतलब मैं तो घर में हूँ तो पता चलता है कि वो घर पर है, साथ पड़ोसियों को पता होता है कि वो आ गया, ही इज हियर। तो आई एम द लाउडेस्ट वन, गन्स ऑन मी। मेरे जो हमारा स्टाफ है वो भी कहता है कि भाई की गली से पता चल जाता है कि भाई की एंट्री हो चुकी है गली में, ही इज हियर। सो मूविंग ऑन, अब हम थोड़ी सी रिश्तों के बारे में बात करेंगे। आप लोग भी हमें बता सकते हैं जो कॉल करने वाले हैं कि किस रिश्ते में किस तरह के मसाइल होते हैं। फॉर इंस्टेंस हम डिफरेंट एंगल्स लेंगे। मैं अगर पहले रिश्ते की बात करूँ, जो शुरू के फेजेस होते हैं
उसमें सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। आपको आपकी नई होती है, एक नई खातून आती है, वो पूरी खुलती नहीं है क्योंकि शी हैड, वो उसके पास एक रूम होता है, वो थोड़ी उस रूम में कंजस्टेड होती है। वो कहती है कि लेट्स नॉट बी अ रियल सेल्फ। दूसरी तरफ मर्द भी ज़्यादा खुल के सामने नहीं आ रहा होता। पहले के 2 साल बड़े अच्छे गुजर जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब सामने आते हैं, कैरेक्टर्स उनके सामने आते हैं, अंदाज़ा होता है कि नहीं, चीज़ें तो बहुत मुख्तलिफ है, अब गुजारा करना मुश्किल होगा। जो फेजेस की हम बात करते हैं रिलेशनशिप में, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या ये पैटर्न सबके लिए सेम होता है? मोर और लेस सेम होता है, बट डिपेंड करता है कि रिश्ता कौन सी नेचर का है और रिश्ता है क्या, ताल्लुक़ क्या है। जैसे एक बच्चे के और पेरेंट के रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता, बट एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ये डेफिनेटली होता है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं किसी और रिलेशनशिप की जिसमें दोस्ती है, कोई किसी किस्म का भी ऐसा ताल्लुक़ है जो वर्क प्लेस पर है, तो उसमें शायद ये चीज़ वाकई ही एप्लीकेबल है। जितना ज़्यादा आप लोगों को जानना शुरू करते हैं, आपको उनकी उतनी साइड्स नज़र आने लग जाती हैं। मैं हलीमा से पहले सवाल पूछे, मैंने एक चीज़ आपसे पूछती है। एक जेनेरिक स्टीरियोटाइप होता है, कहते हैं जो लोग एक दूसरे को पहले जानते हैं, ये बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं फिर कुछ जानने के लिए रहता नहीं है। आप इतने एक्सपोज हो चुके होते हैं कि रिलेशनशिप में कोई चीज़ नहीं जानने वाली होती, ये बड़े कहते हैं। आप डिसएग्री कर सकते हैं, ये बात कही जाती है, ठीक है। दूसरा, एक बात कही जाती है कि अगर जब आप नए लोगों से मिलते हैं, जब आपका रिश्ता माँ बाप करवाते हैं और आप उसे एक्सप्लोर करते हैं, तो आप जानते हैं कि यार ये बंदा तो बहुत अच्छा है, बहुत मतलब आपको नई नई चीज़ें पता लगती है। और इंसान की फितरत है, जब उसे नई चीज़ें पता चलती है, नई चीज़ें मिलती हैं, तो वो खुश होता है। इन अदर वर्ड्स, आप अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज का कह रहे हो? ओके, काइंड ऑफ। So, उसमें भी दोनों साइड्स हैं जी। एक आजकल के दौर में अगर आप बिल्कुल अरेंज मैरिज की तरफ चले जाते हैं और आप बिल्कुल नहीं जानते, तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं और आपके लिए वो एक कंप्लीट शॉक हो सकता है। बट अगर हम बात करें कि वो एक किसी से आप फेमिलियर हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, हल्की फुल्की गपशप हुई हुई है, यू आर फेमिलियर विद कि तबीयत कैसी है, मिजाज कैसा है, तो वो आपको सेटल करने में ज़्यादा आसानी पैदा करता है। अब अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा इस तरह से देख लें कि बहुत ज़्यादा जानना और बाद में वो क्यूरोसिटी का फैक्टर ख़त्म हो जाना, यानी कि हम कहते हैं लाइफ का एक स्पार्क ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब, आपके स्टैट्स में लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास आती होंगी, रेशियो किसका ज़्यादा है सक्सेसफुल होने का? इट्स बोथ वेज अगेन। लव मैरिजेस आजकल ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि जो करते हैं वो ये बात मानते भी हैं कि हमने इसको आगे निभाना भी है, हमने चलाना भी है, ज़्यादा और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेते हैं। आप देखें ना कि एक यंग लड़का, एक यंग लड़की जब इकट्ठे एक जर्नी स्टार्ट करने लगती है, तो दोनों बहुत मोटिवेटेड होते हैं। और बहुत दफ़ा तो ये बहुत फेवरेबल सर्कमस्टांसिस में नहीं हो रहा होता, अगेंस्ट ऑल। मैंने वो वाले सारे रिश्ते देखे जो मेरे दोस्तों यारों के, जो लव वाले हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और जो जिनके माँ बाप ने कराया था। मेरे शायद मैं जेनेरिक नहीं कोट करें, याहिया की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड डॉक्टर साहब को भी बहुत मेरा सलाम हो। और आज ना तुम्हारी जो शर्ट है ना, यकीन करें कि मुझे बेहतरीन लग रही है, क्योंकि ये इतनी ट्रेडिशनल शर्ट है और जबरदस्त लगती है। लेकिन मैं इसलिए लाल कलर नहीं पहनता कि मेरा कलर का डार्क है ना, थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर है, तो मैं नहीं पहनता इसे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। I will not lie, पड़ता है। नहीं पड़ता, इसलिए कि देखें, मैं तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू आपको, हाँ मुझे लगता है आपके, आपको उसके हिसाब से चीज़ मैं यही कहने लगी थी, आपकी पर्सनैलिटी हो सकता है कि आपने कभी उस रंग का इंतखाब ना किया, वरना कलर से डार्क होने से मुझे नहीं लगता आपको हर रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। मसला देखें, आप लोग स्टैटिक्स की बात करते हैं ना, तो हमें वो देखें, मेरा व्हाट आई फील, वो जो मैं फील करता हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा, व्हाट आई फील कि मैं अपने एज के हिसाब से चीजें लेके चलता हूँ, ठीक है, वो एक कोऑर्डिनेट कर जाए। जाएगी बात है, 63 में बच्चा तो नहीं बन सकते। हाँ, जवान ग्लिटर ऑरेंज पहन ले हम तो, अल्लाह माफ करे, तो ख्वाब ही जवान आवाज है, शादी वादी में डांस भी कर ले, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि हलीमा और मैं आपको बताऊं, अभी इन्होंने बात की ना, मेरा और मेरे बच्चे का ना रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है। आप इससे अंदाजा लगा कि ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये मेरे बेटे ने एक दिन मुझे फोन किया, कहने लगा कि आप अपनी बेगम को समझाए, मुझे इतना डांट रही है, डांटे जा रही है मुझे। तो मैंने कहा यार, हम बाप है, वो डांट खा लेते, तू बेटा है, थोड़ी सी और डांट खा ले। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा रिलेशनशिप अच्छा है। लेकिन क्योंकि मैंने रियलाइज किया है कि बात ये कि आपकी लव मैरिज थी या वाज इट अ लव मैरिज? बिल्कुल लव मैरिज थी। लव मैरिज नहीं हुई और मेरी हुई है अरेंज मैरिज, टिपिकल अरेंज मैरिज है उसमें। लेकिन अल्लाह, लेकिन लव कहीं था, किसी और के साथ लव था। यार
ये सीक्रेट्स मैं खोलूंगा तो सारी दुनिया सुन रही है मेरा। अगर आपने हाँ ना नहीं की तो इसका मतलब तो है हाँ भाभी चेक कर ले, अभी भी उसी में मुब्तला है। वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। ये जब हलीमा या कराची है या तुम आओ तो मैं उसकी कहानी सुना दूंगा, मुझसे नहीं छुपाऊंगा। जल्दी से सवाल पूछे ताकि ब्रेक ले। हमने ब्रेक पे जाना है। सवाल से वित्ता है मेरा कि देखें डॉक्टर साहब आज के मसाइल इतने ज्यादा है, आप कहते हैं कि रिलैक्स हो जाएं, आप उसमें हो जाएं, यानी इतने लोग माशी मसाइल का बहुत शिकार है। अब आपको रिलैक्स करने के लिए, अपने दिमाग को सुकून देने के लिए आपको क्या 3 चीजें वो मुझे बता दीजिएगा बस। ठीक हो गया, बेहतरीन है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे याहिया के सवाल के साथ मेरे भी 1-2 सवाल हैं वो हम पूछेंगे। कहीं में जाएगा आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें, कुछ अपना इनपुट देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। समरा आपकी तरफ आते हैं। मुझे रिलेशनशिप्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं एट टाइम्स मुझे लगता है कि मसला वहाँ पे क्रिएट होता है जब हम ओवर शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, लेकिन हम उसे क्रॉस कर देते हैं, उसे एक्सीड कर देते हैं। शादी से पहले ही बताना शुरू कर देते हैं, अच्छा मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ चली जाऊँ। वो आगे से कहते हैं हाँ हाँ चली जाओ। फिर शादी के बाद जब वो कहते हैं ना तू मुझे बता के कैसे नहीं गई, तो हम कहते हैं कि ओहो ये क्या हो गया, तो मतलब अपने आप को उस अथॉरिटेटिव पोजीशन में समझ रहा है कि अब मैंने हर काम इसकी मर्ज़ी से करना है। और शादी से पहले वही काम आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, आप बड़े इनोसेंट बड़े वो बन रहे होते हो, मैं ये कर लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं ये पहन लूँ। वो टाइम जो है ना वो डिसाइडिंग होता है कि आपने अगले बंदे की भी कुछ चीज़ें बनानी है, कुछ रूल सेट करने और अपने भी करने हैं कि हाँ ये चीज़ें इस तरह से चलेंगी। क्या इन चीज़ों की वजह से हमारे रिलेशनशिप्स में मसले आना शुरू हो गए? क्योंकि पहले तो ये चीज़ें नहीं होती थी, हाथ में फ़ोन नहीं होता था, फटाफट ठक ठक The boys are not liking you here right now. I don't care, I am married. Like me or not. So it's not just the boys part, it is both ways. आप ये देखें ना कि फीमेल्स भी एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि मेल्स जो हैं वो सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं और शादी के बाद वो शेयर करना छोड़ देते हैं। हाँ। जैसे 24/7 की रिपोर्टिंग है। सो इट्स एक तरह से बाउंड्रीज, बट दूसरी तरफ इट्स एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना नोन एज वैलिडेशन कि आपको हर काम जो आप कर रहे हो उसकी वैलिडेशन चाहिए। यार आई प्लान कि आज मैं ये कर रही हूँ तो डू आई गो फॉर दिस। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मैं आज हेयर कलर चेंज कर लूँ। अच्छा जी मेल ने एंडोर्स करना है। जो शॉपिंग पे जा रहे हैं व्हाट डू वी गेट, इज़ इट समथिंग राइट, समथिंग दैट इज़ लाइक्ड बाय बोथ। एंड लाइकवाइज मेल्स भी कि आई एम प्लानिंग टू स्विच ऑन जॉब्स, तो मैं सोच रहा था आपको उर्दू में थोड़ा करना पड़ेगा बहुत। तो थोड़ा सा जो है ना जॉब्स को डिस्कस करना और इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा डिस्कस करने में ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से वैलिडेशन ले रहे होते हैं। ये हलीमा की बात से मैंने कुछ सीखना है इसलिए पूछ रहा हूँ। हलीमा ने बड़ी प्यारी और खूबसूरत बात की है। जब आप ज़्यादा अपनी बातें बताना, हर बात बताते हैं तो शायद वो सारी बातें कभी कभी हर इंसान को नहीं बतानी चाहिए, कुछ राज रखने चाहिए। लेकिन फिर आपका जो पार्टनर है, आपका जो आपके मुतज़ाद आपके खड़ा है, आपकी बीवी है, आपका शौहर है, उसको तो आपका लिबास कहा गया है, आपको सुकून मिलता है उसको हर बात बताने में। लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, हमें म्याना रवि कैसे इख्तियार करनी है? बट जब आप शादी से पहले बता रहे हैं तो ये याद रखें कि वो लिबास नहीं है और ना ही वो हस्बैंड की कैटेगरी में बात की बात कर ले। अगर शादी से पहले को तो मैं आई एम सो सॉरी, मैं बहुत कन्वेंशनल हूँ, मैं नहीं मानता। सो जब हम शादी के बाद की बात करते हैं तो शादी के बाद जब आप एक जर्नी को, एक सफ़र को इकट्ठा शुरू करते हैं, सो वो आप इकट्ठे जब शुरू करते हैं और इकट्ठे लेकर चलते हैं तो आपकी शेयरिंग आपके लिए हार्मफुल नहीं होती। यस आपको एक दूसरे को बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ बनना चाहिए। आपकी अपनी बाउंड्री क्या है कि आप किसी को अपने आप को डैमेज ना करने दें। कोई भी एक लकीर लगाना ज़रूरी है, तब लकीर लगाना ज़रूरी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग बट इन टर्म्स के कौन आपके कितने पर्सनल सर्कल में, पर्सनल स्पेस में आकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपकी जहनी सेहत पर कितना मनफी असर पड़ रहा है। समरा इसमें एक और चीज़ भी मैं समझने के लिए पूछना चाह रही हूँ। एट टाइम्स हो सकता है कि जो आपका स्पाउस हो
वो आपके रिश्तों को, आपकी चीज़ों को उस तरह से अंडरस्टैंड ना कर सके जिस तरह से आप करते हैं। आपका आपकी बहन के साथ क्या रिलेशनशिप है, या आपका आपके इवन बहनोई के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि मे बी जब मेरी शादी हुई है तो मेरी बड़ी वाली बहन की शादी को 10 साल हो चुके हैं। तो वो भाई बन गए थे। अब जो है मैं तलहा भाई को ये कंसिडर नहीं करती कि वो मेरे बहनोई है। मैं ये कंसिडर करती हूँ कि जहाँ मोहम्मद है वहाँ तलहा भाई है, और हमारे घर में उनकी बात को उसी तरह से अहमियत दी जाती है। इवन ये कि अगर इवन रिश्ते भी जब हम लोगों के आए तो तलहा भाई से अलग से पूछा गया, मामा बाबा ने कहा कि जी आपने उनके साथ, जैसे मंसूर का जब रिश्ता आया, मामा बाबा ने कहा कि जी आपने उसके साथ बैठना है, आपने उसके साथ बात करनी है, फिर बाद में हमें बताना है। आप ये कहना चाह रहे हो कि तलहा भाई का जो रिश्ता आपके साथ है, आपका स्पाउस शब्द से उस तरह समझ मैं यही कह रही हूँ कि वो इसी मिसाल के तौर पे कह रही है, ऐसा है नहीं। हाँ, ऐसा है नहीं। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मैं कह रही हूँ कि हो सकता है वो उन चीज़ों को समझ ना पाए और वो चाहे कि आप उन चीज़ों से डिस्टेंट हो जाए। ये इतनी अच्छी बात की, तो क्या ये ढकना छिपाना जरूरी है कि ये आप सही ना होना उनको चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए? एज अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या मशवरा देती हैं? अगेन आपको अपनी बाउंड्री क्रिएट करनी है, आप किस हद तक उस रिश्ते को लेकर चलते हैं। अगेन अगर आपके हस्बैंड को नहीं पसंद या कोई भी मेल इंटरेक्शन है, किसी मर्द से बात करना है, दोस्ती रखना है, एक लेवल ऑफ फ्रैंकनेस है जो आपके हस्बैंड को बॉदर करता है, तो आप केयरफुल ज़रूर हो जाते हैं, पर रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते। रिश्ते ख़त्म किए नहीं जा सकते। वो कज़न्स भी होते हैं, वो और भी बहुत से रिश्ते फैमिली में होते हैं जिसके साथ आप चल रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आपने कहा रिश्ते ख़त्म नहीं किए जाते। एट टाइम्स जो है वो ख़वातीन कहती हैं अच्छा इनके सामने हम थोड़ा लिए दिए हो जाएंगे, वैसे हमारा रिलेशनशिप वैसा ही रहेगा क्योंकि हमारी एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है। उसमें फिर शक आ जाता है, वो कहता है तुम क्यों नहीं इससे अपना पीछा छुड़ा सकती, इंटरेस्टेड हो क्या इसमें, तुम्हें अच्छा लगता है वो वहाँ पे और ज़्यादा मसाइल शुरू हो जाते हैं और फिर बहुत सारे लोग गैस लाइट का भी काम करते हैं। जब आप गलत नहीं है ना तो फिर आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको एक होता है इंटेलिजेंट होना, एक होता है वाइज होना। तो आप इंटेलिजेंस को ना यूज़ करें, आप रादर विजडम को यूज़ कर लें कि किस तरह आप उस रिश्ते को एक बाउंड्री के साथ चला सकते हैं। आपने ये देखना है कि आपकी क्या किस चीज़ की अहमियत है, आपके लिए कौन सा रिश्ता ज़्यादा अहम है और किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर मुझे अपने हस्बैंड के साथ अपना रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है, और किसी दूसरे रिश्ते में ऐसा नहीं है कि वो बहुत ख़राब हो रहा है या उससे नाराज़गी चल रही है या उससे बात ही नहीं करनी, उसकी शक्ल ही नहीं देखनी, तो वाई नॉट कि हम एक हेल्दी डायनामिक रख लें, एक फैमिली के लेवल पे गैदरिंग रख लें, रादर कि आप छुप कर एक हस्बैंड से जब कोई भी चीज़ आपको छुपानी पड़ती है ना, आप शेयर नहीं कर सकते, वहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हैं। और वो एक रिलेशनशिप में इतने छोटे से ट्रस्ट इशू के साथ। डॉक्टर समरा, इसमें प्रायोरिटी आता है, प्रायोरिटी आता है कि आपने किसको देखिए, अगर आपको वो भी है और शौहर आपका शौहर है और देन योर बिनोई, सो आपने प्रायोरिटी भी सेट करनी है, फिर आपको चूज भी करना चाहिए। ये आदत साइकोलॉजिकल है। बिल्कुल, आप इसमें इस तरह देख लें कि आपने अपना घर संभालना है पहले। कोई और होगा तो वो क्या आपको ऑप्ट करेगा या आपके साथ आपका ताल्लुक़ रिश्ता बचाएगा, बजाय इसके कि वो अपना एक बहुत क्लोज़ ताल्लुक़ चलाए। बहनोई तो फिर थोड़ा सा डिस्टेंट है। बहुत दफ़ा आपको एक बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में जाना पड़ जाता है जब आपके पेरेंट्स, बहन भाई और स्पाउस के बीच में ये कंपैरिजन्स आ जाते हैं। अब वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं जिसमें हम ये सुनते हैं, देखते हैं कि एक हस्बैंड वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा। अब इसमें फिर प्रायोरिटी सेट हो जाती है। डॉक्टर समरा, वापस आऊँगा, मैं आपको कहीं और लेकर जाऊँगा जहाँ पर कितनी एक सास की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए बहू की ज़िंदगी में, बेटे की नहीं, बहू की ज़िंदगी में, क्योंकि फिर वो बेटे की ज़िंदगी नहीं रहती है, वो बहू और बेटे दोनों की ज़िंदगी होती है। तब आप इन्वॉल्व होते हैं, कितना एक सास को इन्वॉल्व करके, हमने बहू की कब हमेशा बात की है कि वो कैसे प्रोटेक्ट करे, एक सास ने कैसे प्रोटेक्ट करना है और एक बहू ने कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये बड़ा मुश्किल रिश्ता है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। था हम वापस आ चुके हैं। डॉक्टर समरा हमारे साथ है। मैंने कहा था इनको कहीं और लेकर चलेंगे, तो इनको लेकर चलते हैं जनाब सास बहू के मामले में, जहाँ पर आपके
बालों में कुछ ना रहेगा अगर आप उनके बीच में आ गए। बड़ा खतरनाक रिश्ता है सर ये। पे कुछ ना रहेगा, बालों में तो सर पे कुछ ना रहेगा। सर पे शुक्रिया कुछ ना आपका रहेगा, बहुत thank मुझे दुरुस्त करने के अब लिए। तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत नजर आना शुरू हो गया कहाँ है। किस मुल्क की बात हो रही इसी है? मुल्क की बात हो रही किसके? है। कहाँ कौन सा बहुत इलाका है? पढ़ी लिखी सासें, एजुकेटेड सासें, बहुत बॉन्ड वाली मेरी मुलाकात यंग कराइए। सास बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट डॉक्टर साहब होना मैं शुरू हो शादीशुदा गई। हाँ, तो ये बातें बहुत अच्छी लगती है मुझे जैसे आप जैसे लोग के मुंह से कि द एजुकेटेड। अच्छा नहीं, देखो इसको मैं एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में शायद आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे अब मैं माँ बनी हूँ, तो मुझे लगता है कि जो मैं हूँ इसकी ज़िंदगी में वो कोई भी नहीं है, वो कोई मुझे रिप्लेस कर ही नहीं सकता। लेकिन एक टाइम आएगा जो मेरी रिप्लेसमेंट हो जाएगी उसकी ज़िंदगी में, और बहुत सारे रिश्ते आ जाएंगे जो शायद मुझसे ज़्यादा अहम हो। जब आपकी फैमिली लेकिन बन यही जाती तो है, गलती करते हैं मैं खबर, यही कह कि रही वो हूँ एक साइड पे इंक्लाइंड हो कि जाते वो हैं। जो अम्मियाँ होती हैं जो बेटों की माएँ होती हैं, मुझे लगता है कि वो शायद उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि अब हमसे ज़्यादा या हमारे इक्विवेलेंट कोई इसकी ज़िंदगी में अहम और कोई खातून यार है। देखो तो मुझे लगता है maybe ये this मर्द is की the जिम्मेदारी, reason. मुझे लगता है मर्द का बड़ा रोल होता है। ये समरा बताएगी, मुझे लगता है वो छोड़े, मैं तो समरा से पूछूं। मुझे लगता है मेल का बड़ा रोल। ऐसा नहीं कॉल लूं फिर आपके पास आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। और तमाम लोगों को सबको नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के हवाले से माह रबीउल अव्वल की बहुत बहुत आपको बहुत बहुत आपको भी बहुत अल्लाह ताला सबको मुबारक करे, सबके काम बने। मेरा आपका प्रोग्राम देखा था, मेरा सवाल आपके मेहमान से आज ये है कि देखिए हमने देखा है आजकल डिसअपॉइंटमेंट, छोटी छोटी बातों में फौरन हिम्मत हार देना, मायूस हो जाना बहुत हो गया है। स्टूडेंट पढ़ाई के हवाले से हम देखें या कोई अपना कैरियर जॉब के हवाले से देखें, और अभी डिस्कशन भी कि आजकल शादी के मामला में भी लोग जो रिश्ता करने जाएं नहीं हो पाए पसंद का, या तो एक मेरा सवाल मुख्तसर है, उसमें बहुत सी बातें काम की, आप बता सकती हैं कि ऐसा माइंडसेट बच्चों का खासतौर पे हमारे शुरू से कैसे सेट किया जाए कि वो एक मजबूत माइंडसेट हो और वो डिसअपॉइंट ना हो किसी भी जिंदगी के लम्हे पे, और उसको फेस कर सकें और उससे कामयाबी से गुजर सकें। उसके लिए हम क्या आदतें, क्या तरीके हैं पेरेंट्स और स्कूल में टीचर्स अपना रोल अदा कर सकते हैं? थैंक यू यू वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप पहले इनके सवाल के जवाब दे दें फिर मैं अपना सवाल करूँ। फिर याया का ऐसे सवाल बच्चों को जितना एक्सपोजर दे सकें, जितना एक्सपीरियंस दे सकें, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनकी कोपिंग उतनी बेहतर होगी और वो उससे ज़्यादा डील कर सकेंगे उन प्रॉब्लम्स को, उन मुश्किलात को, उन चैलेंजेस को जो उनकी ज़िंदगी में आएंगे। जैसे वो बात कर रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट्स की, सो डिसअपॉइंटमेंट क्या होती है? ज़िंदगी है, ज़िंदगी का दूसरा नाम डिसअपॉइंटमेंट है एक तरह से, क्योंकि हर स्टेज पर आपको सेटबैक्स मिलते हैं, चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे आप चाह रहे होते हैं, जैसे आपने प्लान की होती हैं या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट कुछ भी होता है तो वो आपको तकलीफ़ देता है। उस तकलीफ़ को डील करना, सेटल करना बिहेवियरली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली, जिसको हम कहते हैं कि जहनी तौर पे आपकी सोच के सिलसिले को मैनेज करना, अपने उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना, बैलेंस करना, और थर्ड अपने उस रवैये को, उन हरकत को, उन बिहेवियर्स को जिसके साथ आप लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, अगर आप इनको मैनेज कर लेते हैं तो आपका बच्चा प्रॉब्लम में नहीं जाता। याया ने इसी तरह का सवाल पूछा था, इसी के साथ ऐड कर लीजिए। वो कह रहे थे कि सुकून जहन को देने के लिए ऐसी क्या चीज़ें करें कि आप सुकून में रहें, आप स्टेबल एक ज़िंदगी गुजार सकें, कि आपको परेशानियाँ और टेंशन्स जो हर किसी की ज़िंदगी में आती। कुरान शरीफ में मैं उस दिन किसी की कोटेशन पढ़ रहा था और लिखा था कुरान शरीफ हदीस में कहीं नहीं लिखा कि ज़िंदगी आसान है। इट इज़ नॉट रिटन एनीवेयर कि ज़िंदगी आसान होगी, आजमाइशें होंगी। तो आजमाइशें आएंगी, लेकिन आपने इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एक मजबूत पर्सनालिटी कैसे बनना। और कहते हैं कि ज़िंदगी एक इम्तिहान है, सो इम्तिहान हमेशा मुश्किल होता है, उसके लिए प्रेपरेशन चाहिए होती है और उसका कोई आउटकम भी होता है। तो ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जब वो ये पूछते हैं कि आप हमें कोई 3 चीज़ें बता दें जो मेरी ज़िंदगी में सुकून, एंजाइटी कम कर दे और कामनेस ले आए, तो मैं शायद ये कहूँगी, एक अपनी रूटीन में फ़िज़िकल एक्टिविटी डाल दें। पहले हम उन चीज़ों से शुरू करते हैं जो कि हमारी रूटीन में थोड़ी सी गड़बड़ कर गई हुई हैं। उसके बाद हम आते हैं जी, हमने साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, थेरेपी, कोई जहनी सपोर्ट लेनी है, वो बहुत बात की बात है। जैसे कोई बीमार होता है तो ख़ुद से कोई टोटका कर लेता है, यखनी बना के पी लेता है, खिचड़ी खा लेता है, फिर दवाई की तरफ जाता है, बेहतर नहीं हुए टेस्ट कराता है, फिर डॉक्टर की तरफ जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपनी रूटीन में एक फ़िज़िकल एक्टिविटी, दूसरा अपनी सोने की रूटीन, अपने खाने की रूटीन अलाइन कर लेते हैं,
थर्ड, आप अपने अराउंड ये देखें कि आप किस एनवायरनमेंट से एक्सपोज होते हैं, आपके अराउंड जो लोग हैं वो कैसे हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने ऑफ हैं, कितना शिकायत करने वाले हैं। एंड चौथा, आपकी ज़िंदगी में फरागत कितनी है। अगर आप मसरूफ़ हैं, हाँ फ्री टाइम है, अगर आप मसरूफ़ हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, अच्छा कोई एक फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी एंजाइटी नहीं आई। मुझे नहीं समझ आ रही आपकी इस बात पे फ़खर भाई क्यों हंस रहे थे फरागत पे कि फ्री टाइम आपके पास कितना है? आपके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है फ़खर भाई, मसला क्या है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ फरागत। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हम सास बहू तक पहुंच गए थे, हम वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। कितना एक सास को इन्वॉल्वमेंट हो सकती है बहू की ज़िंदगी में, और बहू की कितनी इन्वॉल्वमेंट एक सास के साथ, कितनी शेयरिंग हो सकती है? शेयरिंग तो बिल्कुल हो सकती है। रिश्तों को आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे तरीके से इस रिश्ते को शुरू करें तो ये अच्छा चलता भी है, निकलता भी है। बट एक दूसरे को अंडरस्टैंड आप कितना करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले बात कर लेते हैं एक सास एक बहू को कैसे अंडरस्टैंड कर सकती है। एक सास को देखें, उन्होंने अपनी वो ज़िंदगी गुजार ली, अपने वो सारे माइलस्टोन्स गुजार लिए। जब उनकी शादी हुई, उन्होंने ये शौक़ रखा होगा, चाहे उनके मियाँ ने पूरा किया या नहीं किया, कि बाहर जाना है, तैयार होना है, कुछ अच्छा पकाना है, कुछ अच्छा खाना है, कुछ अपना मी टाइम है। और फिर करते 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 वो इस स्टेज पे आई कि आज वो एक सास के रोल में है। सिमिलरली अगर आप एक बहू की बात करते हैं तो बहू के लिए वो ज़िंदगी शुरू हुई है। अगर आपका एक सास का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था तो ज़रूरी नहीं है आपने बहू को भी उसी से गुजारना है। बट अमूमन अब सासें अपना वो एक्सपीरियंस लर्न करके बुरा एक्सपीरियंस आगे कंटिन्यू कर लेती हैं। बट जब वो ये समझती हैं कि एक बच्ची आई है, उसकी तो ज़िंदगी है, उसको एंजॉय करने देते हैं, अंडरस्टैंड करती हैं, और वो अपने आप को उस बीवी और बहू के रोल में से निकाल के एक अपने आप को एक बड़े के रोल में ले लेती हैं। और जब वो हैट पहनती हैं ना एक सास वाली, तो वो एक बहुत पॉजिटिव एक बेटा जो है, डॉक्टर समझा मुझे बताएं, वो क्यों किसी एक की प्रॉपर्टी होना ज़रूरी होता है? बहू का जो बेगम आती है कहती है अब मेरी ज़िंदगी है, इज़ माइन। माँ कहती है कि मैंने पाल पोस के बड़ा किया, ये मेरा है। ये एक वो लड़का जाए तो कहाँ जाए? उस मर्द के पर्सपेक्टिव से बताएं मुझे, क्या इन शेयरिंग इज केयरिंग नहीं हो सकता? हम ख़वातीन को ये समझना है कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग। कोई शेयरिंग है ही नहीं। माँ को अपना बेटा बेटे के रोल में चाहिए और बीवी को वही बंदा हस्बैंड के रोल में चाहिए। एक बंदे ने अपने रोल्स चेंज करने हैं, स्विच करने हैं। लेकिन गाड़ी की सीट पे भी लड़ाई हो सकती है, आगे बैठेगा कौन, इस पर भी मैंने लोगों की जंगें और यहाँ तक तलाक़ें होती देखी हैं। ये हम अंडरस्टैंड कौन नहीं करता? ये क्या हमारे कल्चर में इनबिल्ट होगी? आमना जी कॉल लेंगे, हमेशा बड़ी अच्छी इनपुट होती है। कराची से आई हमारी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर हमायूं, स्वीट हलीमा, प्यारी सी ज़ैनब और आपकी गेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। सबको आपने केटर कर दिया। क्या हालचाल, कैसी टिप टॉप मजे की जिंदगी? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनब, लुकिंग ग्रेट माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू आप लोगों ने जी, आप अपनी इनपुट दीजिए, हमेशा से इंतजार रहता है। भाई मेरी इनपुट तो जो मैं अक्सर आपके उस पर बात करती हूँ शो पे, बाउंड्रीज बाउंड्रीज बाउंड्रीज। पहले दिन से सादा लफ्जों में कि आप कहाँ तक किसी को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने का इख्तियार दे सकते हैं और खुद कहाँ तक किसी की लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसकी ना एक बहुत पतली सी एक वो लकीर होती है जो खींचनी शुरू में ही बहुत ज़रूरी है। अभी ये सास और बहू, बल्कि आपने बड़े मजे की अभी बात की, गाड़ी में आगे बैठने पे झगड़ा है। मैंने जिस उसमें आंख खोली है और जिसमें मैं अब उस तक पहुंची हूँ, माएँ हमेशा आगे बैठती हैं, बीवियाँ पीछे बैठती हैं, ये एक नॉर्म है। अभी हाल ही में जैसे मैंने अपने बेटे की शादी की है, तो मेरी माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी है बेटे की, तो उससे बहुत जोर लगाया कि मैं आगे बैठूँ। आई सेड नो बेटा,
हस्बैंड के साथ वाइफ सूट करती है, माँ आमना जी, वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर हियर। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, आपको कॉल करते हैं, यहाँ से ही बात शुरू करेंगे, मत जाएगा। देखते रहिए कॉर्ड शो, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले आमना जी से हमारी बात हो रही थी, वो एक बात के बीच में थी, हम चाहेंगे हम उनसे दोबारा से रब्ता करें, बट यहाँ पे जिस तरह हुमायूं ने गाड़ी में बैठने वाली बात थी, जिस तरह हुमायूं ने कहा, मैं भी अपना ये शेयर करना चाहती हूँ। हमने बचपन से ये देखा कि गाड़ी जो भी चला रहा हो, जो सबसे बड़ा होगा वो साथ में बैठेगा। मैंने ये देखा कि मेरे नाना जब हयात थे, मेरे बाबा इवन गाड़ी चला रहे होते थे, मेरे नाना साथ बैठते थे। फिर मेरी नानी जब थी तो वो साथ बैठती थी। फिर जो मेरे बाबा के क्योंकि वो लोग बहुत कम यहाँ पे आते थे, जब वो यहाँ आए हुए होते थे तो हम इवन बाबा की गाड़ी में ही नहीं बैठते थे। हम कहते थे इनके सिबलिंग्स कभी कभी आते हैं, ये इनकी गाड़ी में बैठे, हम ड्राइवर के साथ हलीमा, हम आमना से भी इनपुट लेंगे। तुमने बहुत अच्छी बात की है, इट्स अ वेरी लॉजिकल पॉइंट, बट आई हैव ऑलमोस्ट द सेम थिंग टू से। अस्सलाम वालेकुम आमना जी, वेलकम बैक। थैंक यू जी। अच्छा, आपकी बात से कॉन्फ्लिक्ट मैंने इस तरह किया, आप बड़े एहतरामन, मैं आपसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। आपकी बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ मुझे लगता है, मेरे ज़ुमरे में, कि अगर आगे वाली सीट का इशू है ना, तब मसला है, उसको तब मसला है। मुझे लगता है ये इतनी छोटी बात है ना, अगर इस पे इशू है तो किसी दोनों के किरदार में कहीं मसला है। अगर आपको ये इशू लग रहा है कि आगे किसने बैठना है, तो फिर आई एम सॉरी टू से दोनों किरदार में कहीं मसला है। कितनी छोटी बात आपने नोट की है कि कोई भी बैठ जाए। अच्छा नहीं, आई कॉन्ट्रडिक्ट विद यू। ठीक है आमना जी, आमना जी, मेरी जब से शादी हुई है, मुझे लगता है कि जब भी हमने कहीं जाना होता है ऐसे, अगर तो अब्बू हो तो अब्बू ऑब्वियसली वो सबको पता है कि अब्बू नहीं आगे बैठना है, लेकिन अगर अब्बू नहीं है तो हमेशा मेरी और मेरी सास की हम एंड तक खड़े हुए होते हैं कि आप बैठे आगे, वो मुझे कह रही होती तुम बैठो आगे, मैं कह रही होती आप बैठो। हाँ, तो वो मुझे लगता है ये एक शायद एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट भी है कि आप अगले बंदे को दे रहे हो। आप क्या कहेंगी? आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि एज लॉन्ग एज द फादर ऑफ द हाउस, बिकॉज़ ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, उनने तो आगे बैठ, उसमें तो देयर इज नो राइट, क्योंकि जो मर्दों की एक रिस्पेक्ट होती है ना, हेड ऑफ द फैमिली जो उसकी और होती है। जहाँ तक सास बहू का, देखो हर कोई अपने एक्सपीरियंस के साथ चलता है। क्योंकि माय सन इज न्यूली मैरिड, तो मैं अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। शुरू में जब मैं एक दो दफा आगे बैठी तो आई फेल्ट कि जैसे मेरा बेटा थोड़ा टेंस, क्योंकि 95% ऑफ लड़कों की जब शादियां होती है, आई वांट टू टेल देयर मदर्स, आपसे ज्यादा उनको टेंशन होती है कि हमने बैलेंस रखना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी कि भाई कहीं माँ नाराज ना हो जाए, लेकिन बेबी भी तो एक नई नई लड़की घर आई हुई होती है ना, वो एक जवान लड़का है, ये इसको इम्प्रेस आपके लिए वाइफ है, उसके लिए तो एक लड़की नई नई जिंदगी में आई हुई है, तो उसको इम्प्रेस भी तो करना है। तो जैसे मेरा बेटा थोड़ा सा टेंस था जब मेरे साथ आगे बैठा था, तो मैंने जब 2-3 दफा के बाद मेरा भी दुल्हन, मेरे बेटे की दुल्हन का सेम ही, तो नहीं मामा आप नहीं, आप, मैंने कहा बेटी मैं कह रही हूँ, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आप करते हो। उसकी टेंशन ही चेंज हो गई भाई, रोमांटिक सॉन्ग, गाड़ी पे वो मतलब सड़क पे वो स्मूथ हो गया उस सब। तो ये मुझे इतना this is something I felt कि यार I did not expect this, but this is something I observed. आमना जी, can I talk to your son any day? किसी दिन आपके बेटे से बात हो सकती है? Definitely, आप दुल्हन से भी करो और बेटे से भी, इंशाल्लाह they will be coming at my place next. He's a master tennis player. आपने मेरी दोनों से बात करानी है. I would like to talk to them. Definitely, Humayun, definitely. Thank you, Amna ji, for your input. It is always Thank you so much. अच्छा, ये बड़े मजे की बात है, अब आप इस सवाल के जैसे उस चीज़ में आया है कि पता नहीं, मैं इसको आई एम सो सॉरी, आप मुझे कन्वेंशनल समझे, मैं को एक्सेप्ट शायद इस तरह ना कर सकूँ कि मेरी माँ पीछे बैठे और मतलब अब मुझे लग रहा है कि आई विल नॉट बी, आई डोंट नो। एक चीज़ है, आप ट्राई करके देखें, आप किसी को कहें कि आप बैठ जाए, आपको लग रहा है ना ये मेरा राइट है। फॉर एग्जाम्पल, एक बीवी है, उसको लग रहा है ये मेरा राइट है कि मैंने आगे बैठना है, या एक माँ है, उसको लग रहा है कि मैं हमेशा से जब से पैदा हुआ है मैंने इसको ड्राइविंग सिखाई है, मैं आगे बैठूँ। आप दूसरे बंदे को कह के देखें कि बेटे आप बैठ जाओ, या अम्मी आप बैठ जाए, आंटी आप बैठ, वो अगला बंदा आपको कहेगा कि नहीं बेटे कोई बात नहीं आप बैठ जाओ। जब आप ज़रा
धौंस से अपना वो लेना चाहते हैं ना, तो अगला बंदा भी ट्रिगर हो जाता है। ये मैंने बहुत टाइम ऐसे देखा है, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो घर में चल रही होती हैं। जैसे हम लोगों के, जब मेरी शादी हुई तो मंसूर और जो आंटी हैं वो सुबह, मैं तो अब उनको मम्मी कहती हूँ लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को कह रही हूँ कि जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो सुबह इकट्ठे नाश्ता किया करते थे और वो उन दोनों का मी टाइम था। वो आपस में बातें, घर की जो भी है, मंसूर अपनी बातें, वो अपनी बातें बताया करती थी। शादी के बाद मैंने देखा कि उन लोगों का वो टाइम ख़त्म हो गया क्योंकि मंसूर ने मेरे साथ नाश्ता करना शुरू कर दिया। तो मैंने खुद अपनी वो जगह छोड़ दी कि बाकी पूरा दिन भी तो होता है ना हमारे साथ स्पेंड करने के लिए, कोई बात नहीं, हम नाश्ता अलग अलग कर लेंगे ताकि उन दोनों का वो मी टाइम जो है वो बरकरार रहे। समटाइम्स एक स्टेप बैक कर जाना, बहुत सारे मसले या किसी को इस बात का एहसास दिलाना कि नहीं ये आपकी जगह है, आप ही इस जगह पे अच्छी लग रही हैं, कोई बात, मुझे इससे कोई मसला नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर देता है रिलेशनशिप्स में। लेकिन बच्चियों को ये समझने की ज़रूरत है कि वो जब एक नए घर में जा रही है ना, तो वो घर पहले चल रहा था, वो नया क्रिएट नहीं हुआ और वो उनके सिस्टम पर नहीं चलेगा। सो उस घर के कुछ अपने रिचुअल्स हैं, कुछ अपने सेटअप्स हैं, कुछ अपने माहौल है, कुछ अपनी रूटीन है। उस रूटीन में जैसे आपने कहा कि आपकी सास और आपके हस्बैंड ऑलरेडी वो उस रूटीन में सेट हुए हुए थे, तो अगर आप जाके कहें कि कल से तुम वहाँ नाश्ता नहीं करोगे और मेरे साथ करोगे, तो ये एक फसाद है। बट अगर या तो आप खुद उस नाश्ते का पार्ट बन जाएं, अगर आपका इतना दिल बड़ा है और आपको लगता है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, घर में भी तो अम्मी अबू बहन भाई सारे नाश्ता करते ही हैं, आप कमरे में बैठ के 2 लोग अकेले तो नहीं करते। तो इसी तरह जब आप अपने हस्बैंड की बात करते हैं तो आप अडेप्ट कैसे करते हैं उस एनवायरनमेंट में। गाड़ी में बैठने की बात है तो आप बड़े होने वाला जो रूल है वो ज़्यादातर हम पाकिस्तानी घरों में है कि जो बड़ा है वो बैठता है, मेहमान भी आए हुए हों तो कोई बड़ा है तो आप उसको जगह देखते हो। कैन यू होल्ड योर थॉट, कॉलर ले लूं जी साथ प्लीज, साथ, वो वेट करें, सॉरी। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार। इजाज़ है सॉरी इजाज़ भाई, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। आप टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें भाई, क्योंकि टेलीविजन की आवाज़ से बात नहीं आपकी सुनाई देगी हमें। जी जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दे इजाज़ भाई। आवाज़ नहीं आ रही आपको? आप हमें आवाज़ आ रही है, टीवी की आवाज़ भी आ रही है। टीवी की आवाज़ बंद कर दें, हमें वो भी आ रही है और आप फिर वो सुन के फिर हमें जवाब दे रहे हैं तो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैंने म्यूट कर दी आवाज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगे इजाज़ भाई? कि जो घर में प्यार की शादी करते हैं, मैंने प्यार की शादी की हुई है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, प्यार की शादी, गुड। आवाज़ आ रही है? जी, प्यार की शादी हो गई, आगे क्या हुआ? प्यार की शादी हमने सुन ली। मैं कहना चाहता था कि बीवी की हर बात मानने के बाद भी बीवी अगर नाराज रहती है तो फिर उसका क्या हल है? इसका हल नहीं है, वो बीवी है। मैंने तो कोई गलत बात नहीं की, इसका हल तो नहीं है। बीवी को बनाना तो हर जिंदगी का हर पहलू में है। नहीं ये, लेकिन देखिए इसका मतलब है वो अपने आप को इस पोजीशन में समझ रही है ना कि वो नखरे करेंगी, आप नखरे उठाएंगे, कोई बात नहीं, आप उठा लेना। किस किस बात पे नाराज होती हैं? नहीं, वो बातों पे नाराज हो जाती है ना। किस किस बातों पे? मुझे अच्छे लेके दिए, हर चीज बंदा अवेल करता है फिर भी नाराज रहती। फिर आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं? जी, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। कोई कुछ तो गलती हो रही होगी कहीं ना कहीं पे, शायद हो भी जाती है, इंसान है आकर। अच्छा, तो अभी पीछे से बोल रही है, मुझे लग रहा है उनकी आवाज आ रही है मुझे। ये बीवी मेरे पास ही बैठी है। मेरी बात कराएं उनसे, बात कराएं। आज मसले का हल करते हैं, आज मसले का हल निकालते हैं। भाभी जी वो कह रही मैं तो नाराज होती नहीं, आपने ऐसे पूछ लिया। आप बस मेरी बात तो कराएं ना, छोड़ दें, भाभी से बात करें। भाभी जी अस्सलाम वालेकुम। इस पे भी नाराज है। अगर मेरी बात सुने, अगर आप अपनी बीवी के सामने ये सवाल करेंगे तो ये नहीं, लेकिन अगर आप अपनी बीवी के सामने ये सवाल कर रहे हैं ना, इसका मतलब है वो बहुत अच्छी औरत है। भाभी जी अस्सलाम वालेकुम। भाई वो बात नहीं कर रही, मैं तो कह रहा हूँ बात करो। आप इस बात पे भी नाराज, स्पीकर पे करें, मैं इनसे बात करता हूँ, मुझे स्पीकर पे डालें, आज इस शो पे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, क्या हाल है? ठीक भाई, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपने इनको दुरुस्त करना है। टीवी पे कितने लोग सुन रहे होंगे और कहती है मेरी बीवी नाराज जाती है, नाम भी पता है, अब सबको पता चल जाएगा आप नाराज जाती है हर बात पे। लेकिन मुझे तो आप बहुत अच्छी बीवी लग रही हैं जिनके सामने वो उनकी शिकायत कर रहे हैं।
वरना मियाँ की मिसेस जरूरत एजाज, नहीं इस फोन होती। बंद करने के बाद आवाज G8 तक आनी चाहिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं बच जाएगा, हमारे साथ रहे। आवाज अगर आप... वेलकम बैक टू द शो। कुछ लास्ट हमारे पास मिनट सेकेंड, उसके बाद हमने ज़ैनब की तरफ भी जाना है। एक आखिरी चीज़ जो मैं पूछना चाह रही थी बहुत देर से, लेकिन फिर मैंने सोचा था कि एंड में मैं पूछूंगी। हमने बात की कि इस तरह ठीक हो सकता है, ये हो सकता है, ये कर लें, ये कर लें। कुछ चीज़ें होती हैं जो ठीक नहीं हो सकती, जिसे हम रेड फ्लैग्स का नाम देते हैं। एक इंसान अगर मेंटली करप्ट है या मेंटली छोटी जहनीत का इंसान है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, शक्की है, इस तरह की चीज़ें वो ठीक नहीं होती। वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर आपने ये सोचना है कि यार ये ठीक नहीं हो रहा, मैं जितनी भी एफर्ट पुट इन कर लूँ इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि मज़ीद नुकसान होगा, मज़ीद टाइम ज़्यादा गुजरेगा, मज़ीद जो अनटेंगल है उनको करने में टाइम लगेगा। तो दिस इज़ द पॉइंट कि मुझे इस रिलेशनशिप में से हट जाना चाहिए। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। इस बाउंड्री का जो थ्रेशोल्ड है ना, वो आपका अपना अपना है। आप खुद अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। कुछ के लिए होता है कि मुझे रोका, मुझे टोका, तो मैं इसके बाद नहीं गुजारा कर सकती। कुछ के लिए होता है कि मुझे गाली दी तो मैं नहीं कर सकती। कुछ के लिए होता है मुझ पे हाथ उठाया तो मैं नहीं कर सकती। एंड कुछ के लिए होगा कि अच्छा हाथ उठा लिया क्योंकि वो गुस्से का तेज़ है ना, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उससे गलती हो गई, बट उसमें कोई इखलाकी बुराई नहीं है। इखलाकी बुराई क्या है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, सब्सटेंस यूज़ है। सो हर खातून का अपना बार खुद डिटर्मिन करती है वो। बट ये ज़रूरी है कि एक फ़ीमेल अपने लिए डिसाइड करे, क्योंकि जिन घरों से हम आते हैं वहाँ पर हमें बताया जाता है कि बेटा जहाँ जा रहे हो ना वही ज़िंदगी है, और वहाँ निभानी भी है और चलानी भी है। बट अब ये कल्चर शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चियाँ स्टैंड ले लेती हैं, प्रैक्टिकल हो गई नहीं है, थोड़े से दिन सफ़र करती हैं, फिर कहती हैं नहीं आई एम सॉरी। बट मैं हमेशा कहती हूँ गिव इट टाइम। हमारे पास बहुत केसेस आते हैं मैरिटल के, कपल काउंसलिंग के। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी लास्ट एंड तक कोशिश करें। बट ये जो हमने एक अपनी देसी घरों में थेरेपी बना ली है कि लड़का ठीक नहीं हो रहा तो शादी कर दो, शादी नहीं चल रही तो टाइम दे दो, टाइम दे दिया बच्चे कर लो, बच्चे हो गए तो फिर ठीक हो जाएगा। सो उस सारे प्रोसेस में बहुत लेट हो जाता है। और सिर्फ एक फीमेल ही नहीं, एक मेल भी बहुत जहनी अजियत से शिकार होते हैं जब वो एक इतने टॉक्सिक प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप में बहुत लंबा अरसा गुजार रहे। ठीक है समरा, हम लोगों ने जो है वो किचन में जाना है, हमारे साथ 2 कॉलर्स भी हैं, आप भी आ जाए हमारे साथ। आप ही उठ जाओ लास्ट। अच्छा नहीं उठा रही आप तो आप चले जाए, आप लोग किचन में ज्वाइन करें। आई विल सिट हियर। हमारे साथ जी 2 कॉलर्स हैं। सिमाब है, पहले सिमाब के ले लेते हैं, फिर नादिया की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक। सिमाब आप कैसी हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और सलीमा इज लुकिंग वेरी नाइस, Thank थैंक यू सो मच। और अच्छा, जो अभी पहले सलीमा बात कर रहे थे ना, जी जी, हमें एक साथ पीछे हो जाना चाहिए। हाँ जी। तो इस खातून अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए, अब हयात नहीं है, वो हमारे यहाँ आई तो उनसे तो किसी ने नॉनसेंस सवाल किया, तो उसका जवाब उन्होंने दिया पंजाबी में। जी जी। उन्होंने एक मुहावरा बोला पंजाबी का, वो कहती हैं कि हड बरीती करिए कि जग बरीती करिए। अच्छा, कि वो बात करें जो हम पे बीत रही है या दुनिया की बात करें कि जो दुनिया कह रही है। हाँ। तो बेहतर वही है कि जो आप झेल रहे होते हैं वही आपका सच होता है और वही आपको सच। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बात ये है कि जब आप एक स्टेप पीछे होते हैं तो आपको 10 कदम पीछे हमेशा के लिए धकेल दिया जाता है, और फिर वो बस नहीं चलता लोगों का कि आपको तो गाड़ी की डिग्गी में ही रख दिया जाए और बाकी सब फ्रंट। गाड़ी की डिग्गी में भी मुश्किल ही है, गाड़ी के पीछे बांध दिया जाएगा तो डिग्गी में भी सामान है। हाँ। ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है सिमाब, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आपके जो दिल पे गुजरी होती है वो आप ही जानते हैं कि आप किस किस चीज़ से गुजरे हैं। थैंक यू सो मच। जी जी, कुछ कहना चाह रही हैं? जो है लाल पताका शर्ट में
बैठे हुए हैं तो वो आए नहीं किचन में। वो सिमा मैं आपसे खफा हूँ। नहीं आयो, मैं तो कह रही हूँ आपने बड़ा पोज अच्छा देखो लगा। ज़ैनब, मैं सिमा बनूँ थोड़ी देर के लिए? हाँ बने बने बने। अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों। हुमायूं, ज़ैनब इज लुकिंग लाइक अ पटाखा, गॉर्जियस, अमेजिंग। हलीमा इज लुकिंग लाइक अ वाओ, हलीमा इज शहजादी, हूर की परी। एंड हुमायूं का रेड कलर अच्छा लग रहा है। तो भाई अब जलने की बुआ रही है, जलने की बुआ रही है बहुत ज्यादा। चूल्हा तो बंद है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी सिमाब जी जिंदगी के किसी मरहले में, तब मैं आपकी सास की तारीफ करूंगा, मैं आपकी नंदों की तारीफ करूंगा, मैं आपकी सालियों की सबकी तारीफ करूंगा और कहूंगा सिमाब इज ओके। हुमायूं आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं, खवातीन की सालियां नहीं होती हैं। नहीं होती। मैं ये कहने लगी थी बीच में, लेकिन फिर मैंने कहा हुमायूं कहेगा यार जो भी होता है समझ, मुझे तो ये इसी तरह बिल्कुल खाई पी रोटी समझता है। जो बहनें होती है वो कौन होती है शौहर की? नंदे। ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सिमा फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नादिया है हमारे साथ, लो तुम तारीफें सुन लो। अच्छा पहले रेसिपी बता दूं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने चिकन विद बोन ले लिया था 800 ग्राम, या आप केजी के हिसाब से भी ले सकते हैं, 1000 ग्राम भी ले सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे जो प्याज है वो मैंने स्लाइस किया हुआ एक बड़ा काट लिया था, सब्ज़ जो मिर्च थी वो 2 अदद, टमाटर 3 अदद इसमें मैंने चॉप किए हुए ऐड किए हैं। लौकी 1 या 2 अपने हिसाब से डालेंगे, सब्ज़ी आपको कितनी पसंद है। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से डालें, और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च जो है 1/4 टीस्पून इसमें डाला है मैंने। गरम मसाला आखिर में मैंने ऐड किया था इसमें आधा टीस्पून, और हल्दी पाउडर जो है 1/4 या 3/4 का टीस्पून आप इसमें डालें। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। दही अगर ऑप्शनल है, डालना चाहें तो आप डाल लें 3 से 4 चम्मच, वरना छोड़ दें। और सब्ज़ जो धनिया है वो ऐड करनी है, सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है, और ऑयल इसमें मैंने 1/2 कप ऐड किया है। तो इस तरह से है कि पहले ऑयल डाल दिया था, उसके बाद प्याज, जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और फिर उसको भूना, फिर टमाटर डाले, और सारे जो मसाले थे वो ऐड करने के बाद चिकन डाली। चिकन गल गई तो मैंने लौकी को बॉईल किया है, अगर आपको मैशी से बनानी है, वरना तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, और ताकि खड़ी खड़ी जो है सब्जी नज़र है। अच्छा ज़ैनब, मैं तो फिर चम्मच से उसको मैश कर लेती हूँ, मैं बॉईल कर लेती हूँ, मैं बॉईल कर लेती हूँ। अब आप देख लें कि उसमें लौकी इतनी ज़्यादा नजर नहीं आ रही। हाँ, जो बच्चे नहीं सब्जी खाते, मेरे घर में एक बच्चा है इब्राहिम, वो नहीं खाता, तो कल मैंने रात को भी यही खाना बनाया था, और इब्राहिम को बिल्कुल पता नहीं लगा कि मैंने उसको लौकी खिला दी। That's very nice टेक्निक। लेकिन मैं ये करती हूँ कि मैं डालती हूँ उसी तरह, लेकिन फिर मैं चम्मच से उसको थोड़ा वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा नजर आ रही होती है उसमें, ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल घुल जाती है। अच्छा नादिया की कॉल ले लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे, आप ठीक है? सब बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं भाई तुम्हारे बड़े डाउन फील कर रहे हैं, उनको अच्छा ऐसा कोई शेर सुनाओ, छोड़ो उनके ऊपर। मैंने आज माँ बाप को सुनाना, जो पहले वाली नहीं दूसरी वाली है। क्या? माँ बाप को शेर सुनाना, माँ बाप को। ठीक है सुनाओ। अब तो हुमायूं तुमसे बात ना करेगा। जंग हो गई। वाली तो माँ बाप की बात कर रही हूँ, वली भाई की बात कर रही हूँ। एक्टिंग सही की है, एक्टिंग सही की है। वली भाई आपको बात सामने क्या? वो ना जहाँ आपकी शादी हो ना जहाँ भी, तो वो लड़की अकेली लड़की हो, क्योंकि आपको रिश्तों का भी पता। ये नहीं देते किसी को, पैसों की बात बड़ी चलती है फिर सालियों में। हाँ हुमायूं भाई तो जूता छुपाई, वो दूध पिलाई, वो भी होगी। सालियों को पैसे भी देने पड़ेंगे। है आपकी कोई खाना भी अकेली बहन हो वो। आवाज नहीं आ रही, आवाज वहाँ आएगी आवाज। अब आवाज नहीं आनी। ये हमारी इसे जितनी मर्जी आवाज ना आए, उनकी आवाज आ जाएगी। जब वो जाके कुर्सी पे बैठने भी नहीं देंगी ना, तो फिर उनकी आवाज सुननी मैं कहूँगा खैर है ना, बैठने दो, रख लो इससे, मैं कर जा रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता। शेर सुनाओ जल्दी से। मुस्कान भी आप सबके नाम में है, ओके? ओके जो भी है, ओके। ओके। तेरी एक झलक को तरस जाता है दिल मेरा, हाय हाय।
किस्मत वाले हैं वो लोग जो रोज तेरा दीदार करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच नादिया फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच जैनब, थैंक यू सो मच समरा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच हुमायूं। अब आप अपना सर पीटना छोड़ दे। इंशाल्लाह आप लोगों से जी मुलाकात होगी कल। अपना अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।